तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज जैसे कि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोग को आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम धर्म का उदय है, अरब आक्रमण है, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद में है दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य और शासकों का वर्णन, प्रशासन, समाज की अर्थव्यवस्था, ब्राह्मणी समाज, सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय। और उसके बाद से मुगल साम्राज्य में है बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उत्तरवर्ती मुगल और मराठा साम्राज्य। इसको हम लोग करते हैं जूम, और यहाँ से है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माने जाते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के नगर में कुरैश जनजाति के हामिस वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना, दादा का नाम अब्दुल मुतलिब तथा पालनकर्ता चाचा अबू तालिब थे। इनकी पत्नी का नाम खाजिदा था और इनके एकमात्र पुत्री फातिमा थी। इनका विवाह अली से हुआ। 1610 में ईस्वी में मक्का में समीप स्थित हीरा नामक पहाड़ी गुफा पर इन्होंने हीरा नामक पहाड़ी गुफा पर इन्होंने जिब्राइल या ग्रेबियल नामक फरिश्ते के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश था, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, मोहम्मद उसके रसूल संदेशवाहक हैं। इसके पश्चात इन्होंने अपने विचारों के प्रचार आरंभ किए जो एकेश्वरवाद पर आधारित थे। इनकी विचारों का विरोध करने वाले बहुदेशवादी और मूर्ति भंजक कट्टरपंथियों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की। इसी कारण इन्होंने 600 622 ईस्वी में मक्का में मदीना की ओर प्रस्थान किया। घटना को हजरत कहा गया। इस घटना को, जब मक्का में मदीना की ओर प्रस्थान किया, तो इस घटना को हजरत कहा गया। इसी से इस्लामी कैलेंडर हजरी संवत शुरुआत हुए। मदीना में स्थानीय लोगों का उनका स्वागत किया और उनके साथ मक्का से आए अनुयायियों को मुहाजिर कहा गया। ठीक है, मदीना में मोहम्मद साहब की स्थिति सुदृढ़ हुई और कालांतर में वे पुनः मक्का से लौटे तथा संपूर्ण क्षेत्र को इस्लाम के सिद्धांतों को प्रभावित किया। 632 ईस्वी में उनका निधन के लगभग संपूर्ण अरब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका था। इन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का चयन नहीं किया, जिसके कारण उनके पश्चात नेतृत्व करने लगे मतभेद उत्पन्न हुआ और इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। ठीक है, अरब में सुन्नी मतवालंबियों के सोचा सत्ता प्राप्त हुई थी, जिनके प्रथम तीन खलीफा अबू बर्क, जो 632 से 634 तक रहे, उमर थे 634 से 644, और उस्मान थे 644 से 656 रहे। इसके बाद शिया अनुयायियों के समर्थन में अली 656 से 661 में खलीफा नियुक्त हुए। इन चारों को खुलफा एक राशिदीन या सही मार्गदर्शित खलीफा के रूप में जाना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत दो ग्रंथों, जिसमें से कुरान और हदीस में निहित है। कुरान अल्लाह के उन संदेशों का संकलन है जो जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए। इस संकलन अबू बकर के शासन में हुआ। कुरान अरबी भाषा का करा से लिया गया। इसका अर्थ है पढ़ा गया, उचित क्या है, उच्चारित किया गया, पढ़ा गया है, उच्चारित किया गया। सुन्नत वह आचार संहिता है जो मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन आचार संबंधित है। वही हदीस में उनके उपदेश, जीवनचर्या और नैतिक शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। हदीस को सुन्नत भी सम्मिलित है। हदीस में सुन्नत भी समाहित है। इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषताएं: केवल एक ईश्वर अल्लाह की उपासना करना, समता और समानता के सिद्धांतों का पालन करना, पैगंबरों को परंपरा का आस्था रखना, पूर्ण विश्वास और संपूर्ण समर्पण की भावना रखना, कर्तव्य पालन को सर्वोच्च मान्यता देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुनर्जन्म की अवधारणा को विश्वास रखना, ईश्वर इच्छा पर समित विश्वास रखना, क्योंकि इस्लाम के अनुसार सब कुछ अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है। अतः इस्लाम एक आध्यात्मिक और नैतिक सामाजिक धर्म है जो जीवन के हर पक्ष में ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन मानता है। अरब और तुर्क आक्रमण। चर्चनामा पुस्तक से हमें अरबों के
सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ पुराने संतों के अनुसार 712 इसे माना जाता है। ठीक है, 712 माना जाता है। आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार जल अल हजाज ने दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंधु वासियों को सर्वप्रथम जजिया पर लगाया। अरबों ने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना था और इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करना था। अरबों ने सिंध के ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचार किया। ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचार प्रसार किया। भारत पर पहला अरब तुर्क सलुकदीन ने 1986 में किया था। गजनी संप्रदाय का संस्थापक अलतगीन था। ठीक है, मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गजनी के पिता का नाम सलुकदीन था। ठीक है, और 998 में राजगद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका एकमात्र उद्देश्य था धन लूटना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। मोहम्मद गजनी मूर्ति भंजक आक्रमणकार था। मोहम्मद गजनी ने 1001 में वहिंद के प्रथम युद्ध में राजा जयपाल को हराया। ठीक है, 1008 में उसने वहिंदों के द्वितीय युद्ध में राजा आनंदपाल को हराया। ठीक है, मोहम्मद गजनी 1025 से 1026 के दौरान सोमनाथ के शिव मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी को बुत सीकन या मूर्ति भंजन के नाम से जाना था। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरुखी जैसे विद्वान मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, अलबरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था। ठीक है, और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अलबरूनी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी, तब किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी की। दोनों मोहम्मद गजनी के साथ आते। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी और किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी, और दोनों मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था और मोहम्मद गौरी का धन लूटना था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में 1175 था और 1178 ईस्वी में पाटन ने गुजरात पर किया। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया और मोहम्मद गौरी भी भारत में पराजय की। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय रहा। ठीक है, इस युद्ध के बाद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली इसलिए इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, 1192 के बाद इसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। मोहम्मद गौरी और चंदावर के बीच 1194 में चंदावर कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। ठीक है, 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पे किया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और तराइन के बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी पराजय हुआ। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी दोबारा विजय हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इस युद्ध में विजय के बाद गौरी ने सिक्का जारी किया और उन पर एक और देवी लक्ष्मी आकृति बनी और दूसरी अरबी भाषा में कलमा उत्कृष्ट था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा 1193 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया।
बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा और विक्रमाशिला विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया। ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत मुगल गुलाम वंश या मामलुक वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290। गुलाम वंश के मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। ऐबक ने कुरान ख्वा की भी ऐबक को कुरान ख्वा भी कहा जाता है। कुरान ख्वा का अर्थ है कुरान का पाठ करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी भी होता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भारत की सबसे शुरुआती मस्जिद में से एक है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1192 से 1198 के बीच बनवाई गई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ है इस्लाम की ताकत। यह कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में बना हुआ है। ठीक है। लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनी कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में पहली मस्जिद तक मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सम्मान में दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1211 तक से 1236 ईस्वी तक रहा, इसने 3 मंजिलें जोड़ी। मीनार में विभिन्न स्थानों पर अरबी और नगरी अक्षरों में कई शिलालेख और कुतुबुद्दीन के इतिहास का पता चलता है। प्रांगण में लौह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार चंद्रमा नामक एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णु पद के नाम से जाने वाली पहाड़ी पर स्तंभ को विष्णु ध्वज भगवान विष्णु के मानक के रूप में स्थापित किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसे 2.5 दिन का मस्जिद के रूप में जाना जाता है। भारत में अजमेर राजस्थान के स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इस मस्जिद में का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। इल्तुतमिश से की थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के ध्वस्त कराया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी इल्तुतमिश ने हत्या करवा दी और वह स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वह इलबरी तुर्क था। अपने राज अभिषेक के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल एवं बिहार का राजा घोषित कर दिया। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। ठीक है। सबसे पहले दिल्ली के पास इल्तुतमिश ने कुछ साथी अधिकारी भी उसके अधिकार को स्वीकार करने के लिए अनुक्षुक थे तथा राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर मिला। कालिंजर ग्वालियर के पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें अजमेर बयान शामिल था, वो सफलतापूर्वक स्वयं को तुर्क के प्रभुत्व में मुक्त कर लिया। लगभग इसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर बनाया। अजमेर और नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिमी केंद्र पर था। ख्वारिज्म शाह द्वारा गजनवी की विजय के साथ उसकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। 1221 में ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए मंगोल सेना जब दिल्ली आई, तो उसने मकबरनी के शरण को ना देने से अपने राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश पहला था जिसने 1229 में बगदाद के खिलाफ सुल्तान की पदवी स्वीकृति कर ली थी। वह दिल्ली का प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, धारण कर स्वतंत्र सुल्तान की स्थापना की। ऐबक के साथ ही गुलाम कुबाचा ने खुद को सुल्तान व स्वरूप शासक घोषित कर दिया और लाहौर तथा पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। लाहौर तथा पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। इल्तुतमिश ने कुबाचा में को मुल्तान से बाहर कर दिया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में सीमाएं एक बार फिर सिंधु तक पहुंची और पश्चिम में सुरक्षित इल्तुतमिश अपना ध्यान कहीं और लगाने में सक्षम था।
उसने अपने पड़ोसियों पूर्वी बंगाल के सेना शासकों को उड़ीसा और कामरूप असम में हिंदू शासकों के क्षेत्रों पर छापे मारे। बंगाल एक मिनट हिंदू शासकों के छापे मारे। और उसने बंगाल, बिहार और इजाव इवाज नाम के एक व्यक्ति जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारकर स्वतंत्र घोषित की। 1226 से 1227 में लखनौती के निकट इल्तुतमिश की पुत्र के साथ युद्ध में इवाज पराजित हुआ और मारा गया। बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली सल्तनत में आ गया। उसने रणथंभौर और जालंधर के विरुद्ध अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अभियान चलाया। ठीक है, उसने मेवाड़ की राजधानी नागद उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर भी हमला किया जिसने, लेकिन गुजरात के सेनाओं ने आगमन पर पीछे हटना पड़ा। प्रतिशोध के रूप में इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन इसे नुकसान के साथ खदेड़ दिया गया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर और गुलामों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान चलगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसके समय चांदी के सिक्के, टका और तांबे के सिक्कों का जीतल कहा था। भारत में सबसे पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद के सुल्तान गढ़ी का मकबरा कुतुब मीनार के लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसे 1231 में इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद के अवशेषों पर बनवाया था। ठीक है, तब 1231 में। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इस प्रथा में अंतर्गत सभी सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन और बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी। शमशुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने स्वयं 1235 ईस्वी में कराया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां सात तुर्कान के हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने उसकी गद्दी को हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान की शासन 1236 से 1240 तक थी, 4 साल के लिए थी। वो पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खूबा, कोट और कुल्हा टोपी पहनकर दरबार में आने लगी। उसने अपने अबिसिनाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान ने भटिंडा में गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कर दी गई। ठीक है, रजिया के बाद मोइनुद्दीन बरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद शासक बने, परंतु इनका शासन कम समय तक रहा और 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का शासक बना। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद शासक बना। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया और उसे उलू खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, उलू खां की उपाधि प्रदान की। 1256 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन का उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश का गुलाम था। फिरदौसी के शाहनामा से उसने फरासियाब वंश में स्थापना किया। बलबन 1265 में दिल्ली गद्दी पर बैठा और कई बार दिल्ली के मंगोलों के आक्रमण से बचाया बलबन। ठीक है, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण इसी कार्यकाल में हुआ था। बलबन ने 40 तुर्क अमीर और गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया और बलबन ने सिजदा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना और पावोस, सुल्तान के पैर को चूमना के नाम की प्रथा चलाई। ठीक है, सिजदा और पावोस। स्वयं को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया और नियाबत एक खुदाई ईश्वर की प्रतिनिधि मानता था। बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने दीवाने विराज वित्त विभाग की स्थापना की। ठीक है, बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सदृढ़ और नीति अपनाई। बलबन ने दैवीय राजस्व के सिद्धांतों का समर्थन किया। बलबन के दरबार में फारसी कवि खुसरो रहते थे। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी से निपटने और मंगोल को खदेड़ने के लिए बलबन ने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना गठन किया, जिन्होंने पंजाब में घुसपैठ और दिल्ली के सल्तनत के लिए भीतरी खतरा उत्पन्न कर दिया। ठीक है, उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को पुनर्गठन किया और सैनिकों को पेंशन दी जो अब सेवा के लायक नहीं थे। ठीक है, बलबन ने मेवातियों, राजपूत और जमींदारों, गंगा जमुना दोआब और अवध के डैकोटों से निपटने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। दोआब और कटिहार आधुनिक रोहिलखंड में बलबन ने जंगलों को काटने और विद्रोही ग्रामीणों को समाप्त करने और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया।
बलबन ने इन कठोर तरीकों को स्थिति को नियंत्रित किया। अपनी सत्ता की ताकत द्वारा लोगों को प्रभावित करने का एक डराने के लिए बलबन ने एक शानदार दरबार का गठन किया था। ठीक है, शानदार दरबार गठन किया था बलबन ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। ठीक है, ये गड़बड़े भैया। किंतु अमीरों के हस्तक्षेप के कारण कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया, परंतु बाद में कैकुबाद ने पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया। शमशुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स के संरक्षक जलालुद्दीन ने की थी क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320, 30 साल। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद के इस्ता खान की उपाधि प्रदान की कैकुबाद को। ठीक है, जलालुद्दीन ने केवल 6 वर्ष के अल्प अवधि तक शासन किया। उसने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियम को ढीला किया। ठीक है, हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में पूर्व कुलीनों को बरकरार रखा, किंतु खिलजी के उदय ने महत्वपूर्ण पदों को कुलीन वर्ग में गुलामों को वर्चस्व को कम कर दिया। वह सल्तनत का पहला ऐसा मुसलमान था जिसने विचार किया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए था, चूंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अतः यह सही मायने में इस्लाम राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद में कर दी गई। ठीक है, कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद में कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका बचपन का नाम गुरसाब था, उसने सत्ता पाने के लिए चाचा की मदद की थी, अतः जलालुद्दीन ने उसे अमीर तुजुक और उस्तादों का बादशाह नियुक्त किया। गेट खोल दे यार, सांस नहीं ले रहा। रुक, गेट खोल दे। 1292 में भिलास विदिशा में अधीन करके उपरांत जलालुद्दीन खिलजी को कारा के साथ उसे अवध का इक्ता प्रदान किया गया था और वह आरिज ए मुमालिक युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ। वर्ष 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का विस्तार हुआ और देवगिरी को अपने अधीन कर लिया गया। इस सफल अभियान को साबित कर दिया और अलाउद्दीन एक सक्षम सेनाध्यक्ष और कुशल योजनाकार बना। ठीक है, जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा के और तथा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कब? 1296 में। ठीक है, अलाउद्दीन ने बलबन के शासन की निष्ठुर नीतियां पुनः अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, और कुलीन वर्गों की स्वतंत्रता छीनी और उलेमाओं के हस्तक्षेप बंद कर दिया। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोह का सामना किया। तारीख फिरोजशाही के लेखन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने महसूस किया कि इन विद्रोह के 4 प्रमुख कारण: गुप्तर व्यवस्था की अयोग्यता, शराब के आम प्रयोग, कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध, और कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति। ठीक है, 4 मुख्य कारण। इन विद्रोहियों को को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए और उन्हें लागू किया। उसने निश्चित किया कि वे परिवार जिन्हें मुफ्त में जमीन मिली हुई है, वे अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे और इससे कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति होने पर रोक लगाई। ठीक है, सुल्तान के गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया गया और उसे प्रभावी बनाने के लिए समुचित उपाय किए गए और स्थायी सेना रखी और सैनिकों की नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, उसने शराब और नशीले पदार्थों को वर्जित किया सही, और उसने कुलीनों के आदेश दिया कि वे अनुमति के बिना सामाजिक समारोह का अंतर्विवाह न करें। खिलजी का बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था को लागू किया। बाजार को नियंत्रित करके अलाउद्दीन खिलजी के उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक थे। चूंकि अलाउद्दीन को बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत पर कम निर्धारित किया। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। ये बाजार थे अनाज का बाजार, कपड़ा का बाजार और घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार। ठीक है, ठीक है।
कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अधीक्षक साहन-ए-मंडी नियुक्त किया, जिसकी सहायता एक गुप्तचर अधिकारी द्वारा की जाती थी। साहन-ए-मंडी के अंतर्गत अलाउद्दीन को दो अन्य स्वतंत्र स्रोतों, बरीद और सूचना अधिकारी मुहियान गुप्तचर के बजाय बाजार की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती थी। दिल्ली बाजार में घोड़ा व्यापारियों और दलालों पर द्वारा घोड़े के खरीद पर रोक लगाकर घोड़े के बाजार में कम कीमतें सुनिश्चित की गई। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व प्रशासन में क्षेत्रों में अपनी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दोआब क्षेत्र में भूमि निर्धारण के लिए भूमि की वास्तविक माप के आधार पर बनाने का बल दिया। ठीक है। इस नीति का उद्देश्य था कि गांवों के धनी और प्रभावशाली लोग केंद्रीय पास अधिक भूमि होती थी, कर का बोझ गरीब किसानों पर न डाले, और अलाउद्दीन को सुनिश्चित करना चाहता था कि जमींदार वर्ग ने खुद और मुकदम कहा जाता था, वो सामान्य किसानों की तरह ही कर भुगतान करें। ठीक है। सामान्य किसानों की तरह ही कर भुगतान करें। ठीक है। ठीक है। उसने घरिकर नामक गृहगार और चरिकर नामक चरागार नियुक्त किए। घरिकर नामक गृहगार और चरिकर नामक चरागार कर लागू किए। उसने राजस्व एकत्रित करने और मुक्त राज नामक अधिकारियों नियुक्त किए। साथ ही ग्रामीण जनता पर लगाए गए अनेक अन्य अवैध उपकरों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन एक का उद्देश्य एक समान और न्याय संगत राजस्व लागू करना था, जिससे राज्यों को स्थिर आय प्राप्त हो और शोषण पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है। शोषण पर अंकुश लगाया जा सके। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा आरंभिक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत गुजरात से की थी। गुजरात के अत्यधिक संपन्न और समुद्री तटों का आकर्षित था, क्योंकि वहां से अरबी घोड़ों की नियमित आपूर्ति संभव थी, जो उसकी सेना के लिए अत्यंत उपयोगी थी। 1299 ईस्वी में उसने दो प्रमुख सेनापति उलूग खान और नुसरत खान ने गुजरात पर चढ़ाई की और गुजरात के तत्कालिक शासक रायगढ़ युद्ध के बचते हुए भागा और खिलजी सेनाओं ने सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया। भारी मात्रा में लूट हासिल की गई, यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारियों को भी नहीं बख्शा गया। ठीक है। इस अभियान में कई लोगों को गुलाम बनाया गया, जिसमें से एक मलिक काफूर था, जो बाद में खिलजी सेना का प्रमुख सेनापति बना और दक्षिण भारत के कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। इसने अभियान में परिणाम स्वरूप गुजरात दिल्ली सल्तनत को नियंत्रण में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दृष्टि राजस्थान की ओर मोड़ी, जिसका पहला लक्ष्य रणथंभौर था, जो चौहान वंश के हमीर देव के अधीन था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पहुंचा और 1301 ईस्वी में किले को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के मेवाड़ी शासक राणा रतन सिंह थे। कुछ कथाओं के अनुसार यह आक्रमण रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण किया गया था, किंतु अधिकांश इतिहास इसे बाद में कल्पना मानते हैं, जिसका पहला उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। ठीक है। समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान के आम जनता के संहार का आदेश दिया और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने राजपूतों को पराजित किया, लेकिन उसने उसके राज्यों में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया। राजपूत शासकों को कर भुगतान और सुल्तान के आदेशों को पालन करते हुए शासन करने दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो 1306 से 1307 ईस्वी में उसने विश्वस्त सेनापति मलिक काफूर 1000 दिनारी को दक्षिण विजय का दायित्व सौंपा। पहला लक्ष्य बगलाना था और गुजरात पर पराजित शासक रायगढ़ सिंह के शरण लिए हुए थे। ठीक है। यह गुजरात का पराजित शासक रायगढ़ सिंह का शरण लिए हुए थे। ठीक है। इसके बाद देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया। उसने बिना अधिक संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान के दरबार में आदर पूर्वक सम्मानित किया गया। ठीक है। उसने राय रायन की उपाधि ली
दी गई और गुजरात के एक जिला प्रदान किया गया। उसकी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया गया। 1309 ईस्वी के बाद मलिक काफूर ने वारंगल तेलंगाना की चढ़ाई की, जहां राजा प्रताप रुद्रदेव की कई महीनों तक घेरे के बाद आत्मसमर्पण दिया गया। तेलंगाना अभियान के दौरान राजा रुद्रदेव ने मलिक काफूर के कोहिनूर हीरा प्रदान किया। ठीक है, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। इसके पश्चात काफूर के द्वारा समृद्ध कर्नाटक, मालाबार, पांडे राज, तमिलनाडु अभियान किया गया। द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल द्वितीय के बिना युद्ध के कर देना और स्वीकार कर लिया, जबकि पांड्य साम्राज्य के प्रत्येक संघर्ष न हो सका, लेकिन वहां भारी लूटपाट की गई, विशेषकर चिदम्बरम मंदिर का निशाना बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा और हौज खां एवं मंगोल के आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 में सीरी किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, सीरी किले का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो जैसे कवि थे। अमीर खुसरो के सितार का आविष्कार करने वाला श्रेय जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी। मुबारक खिलजी कभी भी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। यहाँ से तुगलक वंश से स्टार्ट कर दिया। खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक ने कर दी थी और तुगलक वंश चला 1320 से 1414 तक। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1290 से 1320 तक चला था खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक चलेगा तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने कई बार मंगोलों आक्रमण करने में विफल किया और इस कारण उसे गाजी उल मलिक उल गाजी की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जिसे 56 कोट दुर्ग कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया और वो सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। 1325 में जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत सुल्तानों के मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा था। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक का असफल प्रयोग। ठीक है, राजधानी का स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक ने इतिहास में एक ऐसे सुल्तान के रूप में जाना था जिससे शासन में अनेक साहित्यिक प्रयोग किए, जिसमें राजधानी का स्थानांतरण सबसे चर्चित है। गद्दी संभालने के बाद उसने दिल्ली की राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद में दौलताबाद नाम दिया गया। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत को प्रभावी रूप से नियंत्रण करना और साम्राज्य को उत्तर दक्षिण भागों को बीच बेहतर संपर्क करना स्थापित था। ठीक है, यद्यपि राजधानी स्थानांतरण का आदेश केवल उच्च वर्ग जैसे कि शेख, रईस और उलेमाओं के लिए था, फिर भी इस कदम को व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। प्रशासनिक और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण अंततः सुल्तान को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। ठीक है, सांकेतिक टोकन मुद्रा योजना। मोहम्मद बिन तुगलक एक अन्य विवादास्पद प्रयोग किया टोकन मुद्रा की शुरुआत। इतिहासकार बर्नी के अनुसार सुल्तान को निरंतर युद्ध नीतियों और उदार दान की प्रवृत्ति को चलते हुए राज्य का खजाना खाली हो गया और साथ ही उस समय वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों का टाका का सम्मान मूल्य पर चलाने का आदेश दिया, लेकिन यह व्यवस्था जनता के व्यापारियों के लिए नई अविश्वसनीय थी। ठीक है, सरकार ने नकली सिक्कों को रोकथाम के लिए कई कठोर उपाय नहीं किए, जिसमें से आम लोगों ने टोकन मुद्रा की नकल शुरू कर दी। अंततः सुल्तान का प्रयोग असफल मानते हुए टोकन मुद्रा वापस लेना पड़ा। ठीक है, खुरासान और कारिचल अभियान। ठीक है, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सीमाओं को सुदृढ़ बनाने और पड़ोसी से संबंध सुधारने के लिए कई सैन्य अभियानों की योजना बनाई। खुरासान अभियान उद्देश्य पश्चिमी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाना था, लेकिन यह योजना वास्तविक और सफल नहीं हो सकी। कारिचल अभियान का उत्तर भारत की पहाड़ियों सीमाओं पर केंद्रित था, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो चीन के प्रभाव में था। यह भी अनंत असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने
कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु कई योजनाओं का शुरुआत की, जिसका परीक्षण मुख्यतः गंगा के दोआब क्षेत्र में हुआ, जबकि अलाउद्दीन खिलजी जमींदारों, जिन्हें खुद एक मुकदमा कहा जाता था, के सामने मुख्य रूप से सामान्य रूप से कर वसूलने की नीति विश्वास करता था। मोहम्मद बिन तुगलक इस विचारधारा के सहमत नहीं था, फिर भी वह राज्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि राजस्व सुनिश्चित करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि क्षेत्र में कृषि पुनर्विकास और विस्तार हेतु नई योजना लागू की, विशेष रूप से दीवाने अमीर कोई नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य किसानों को कर्ज प्रदान करना था और उन्हें बेहतर फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन उसी की नीतियों को फिरोज ने और बाद में अकबर और अधिक संगठित प्रभावी रूप से लागू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन में खासकर दक्षिण भारत में कई बार विद्रोह उठे, जो स्थानीय शासकों द्वारा गठित किए गए थे। इन्हीं विद्रोह को उसने सेनाओं पर भारी दबाव डाला, जिसके अलावा विश्व विनाशकारी प्लेग ने उसे सेना पर कमजोर कर दिए थे। 2/3 सैनिक की मृत्यु हो गई। दक्षिण भारत से लौटने के बाद हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में एक नया आंदोलन हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी, जबकि दक्कन क्षेत्र में विदेशी प्रभावशाली नेताओं ने ब्राह्मणी समाज की स्थापना की और बंगाल स्वतंत्र हो गया। ठीक है, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक अवध, गुजरात और सिंध में विद्रोह को दबाने के लिए सफल रहा, लेकिन अंततः सिंध में उसकी मृत्यु हुई, जिसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक उसकी जगह आया और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कर कुलीन वर्ग सेना के अधिकारी, मुस्लिम धर्मशास्त्री और सूफी संत असंतुष्ट हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को यात्री इब्न बतूता तुगलक के दरबार में 1333 में आया 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी। विदेशी यात्री इब्न बतूता ने के अनुसार दिल्ली में लोग सुल्तान को अशब्दों भरे पत्र लिखे थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को हस्तांतर करने का निर्णय लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने काल में विजयनगर और ब्राह्मणी समाज की स्थापना हुई। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। फिरोज शाह तुगलक 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना, उसने उड़ीसा को पूरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक उसके काल में 4 कर वसूले जाते थे: खर्जा भूमि कर, जाकात मुस्लिम कर और जजिया कर गैस मुस्लिम, और खुम्स लूट का माल। यहाँ लूट का माल, ठीक है, लूट का माल। ठीक है, 4 कर खर्जा जकात मुस्लिम कर होता था, और खर्जा मुस्लिम, जजिया कर गैर मुस्लिम कर मतलब हिंदू सिख जो भी थे, और खुम्स जो था लूट का माल। 4 कर लगाए मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अद्रा जीतल का 50% और बिख जीतल का 25% सिक्के भी चलवाए। ठीक है, जैसे अद्रा कहा था, अद्रा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत को फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों का अनुवाद की व्यवस्था की। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद, फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की। इसने बिजली गिरे जाने से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक शासन में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दासों ने के लिए उसने दीवाने बगदान नामक विभाग की स्थापना की। उसने निर्धन महिलाओं और बच्चों के लिए दीवाने खैरात विभाग तथा निःशुल्क चिकित्सा के लिए दारा उल सिफा नामक अस्पताल चलाया। महिलाओं के लिए दीवाने खैरात विभाग तथा निःशुल्क चिकित्सा के लिए दारा उल सिफा नामक
अस्पताल चलाया। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की अपनी आत्मकथा तुजुफ ए फिरोजशाही रचना की, जैसे दरबारी कवि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहादारी की रचना की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद सुल्तान शाह द्वितीय, गयासुद्दीन तुगलक, अब्बू कर शाह, मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद तृतीय और अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम ने राजगद्दी संभाली। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली में तैमूर ने आक्रमण किया। सैयद वंश 1414 से 1414 से 1451। खिजर खान सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, खिजर खान ने रयत आला की उपाधि धारण की थी। खिजर खान ने तैमूर की सहायता की थी। तैमूर, जिसने तैमूर के पुत्र उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। मुबारक शाह, खिजर खान के बाद उसने पुत्र मुबारक शाह ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने यमुना किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, यावा बिन सरहिंद को तारीख मुबारक शाही की रचना की, जिसका दावा था कि पैगंबर मोहम्मद वंशज ही पैगंबर मोहम्मद के वंशज दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के स्थापक थे, सैयद वंश के संस्थापक थे। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्के भी जारी किए, जिसके बाद मोहम्मद शाह ने सिंहासन ग्रहण किया। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। असम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों को चला। आलम शाह ने शासन के विषय में कहा था कि शाह ए आलम का राज्य दिल्ली की पालम तक फैला हुआ है, दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है लोधी वंश 1451 से और 1556 तक। ठीक है, 1526 तक। ठीक है, 1451 से 1526 तक। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक अफगान वंश था, जिसने दिल्ली का शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। 1451 में गाजी, ठीक है, 1451 में गाजी की थी। ठीक है, उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के भी जारी किए। बहलोल लोधी के दरबार में बैठकर बहलोल लोधी दरबार में ना बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खान था। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने लगा और पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। ठीक है, कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। मोट की मस्जिद 1505 में आसपास सिकंदर लोधी ने वजीर मियां बुआ ने निर्मित कराई थी। ठीक है, मोट की मस्जिद इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी सिकंदर लोधी ने। गले की बीमारी का सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में हुई थी। मृत्यु के दिन इसके ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। लाहौर पंजाब के गवर्नर दौलत खां और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध के में बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर ने रूमी और तुगलकनामा पद्धति की सहायता से विजय प्राप्त की। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख को सुल्तान कहा जाता था। पूरे क्षेत्र का नियंत्रण करने के साथ करने नियंत्रण उसके हाथ में था। सिंहासन पर बैठने के बाद पूर्ण शक्ति उसके हाथों में होती थी। ठीक है, उसने सेना का सर्व सेनापति कहा जाता था। सुल्तान कई प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। राजधानी शहर उसके आसपास के क्षेत्र अक्सर ऐसे क्षेत्र होते थे जिन पर केंद्रीय प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, क्योंकि वे क्षेत्र सम्राट रईसों दरबार शाही वास्तुकला व्यापार और शहरी गढ़ के लिए अधिक महत्वपूर्ण थे। इसी कारण प्रशासनिक व्यवस्था भी विस्तृत और स्पष्ट थी। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्तनत कहानी भौने और इमारतें। कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इन्होंने और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और इसमी बंदरगाह ईदगाह इन्होंने बनवाया था, ठीक है, और कुतुब मीनार का ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया था, ठीक है। बलबन बलबन का मकबरा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, हजार सेतुन और हौज अलाई और सीरी का किला, ठीक है, इन्होंने बनवाया था, ठीक है, इसने बनवाया था, इन्होंने नहीं, इसने, ठीक है। नेक्स्ट गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक का किला, तुगलकाबाद का किला, मोहम्मद बिन तुगलक अलीबाद का किला और जहांपनाह की स्थापना की थी, ठीक है। और फिरोजा तुगलक कोटला का फिरोज शाह का मकबरा और फिरोजाबाद की स्थापना भी की थी, ठीक है। जौना शाह जो थे खान ए खाजा तेलंगानी मक्का मकबरा, ठीक है। हुसैन शाह ने जामा मस्जिद जौनपुर की सतत का ने स्थापत्य, ठीक है। अलबरूनी इन्होंने लिखा था किताबुल हिंद और कानून मसूदी, ठीक है। अली अहमद कोफी ने लिखा था चचनामा, अली अहमद कोफी ने लिखा था चचनामा, ठीक है। मिनहाज उस सिराज तबाक ए नासिर लिखा था। जयासुद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही लिखा था। शाह बिन सरहिंद तारीख मुबारक शाही लिखा था। हसन निजामी जो लिखा थे ताजुल मारिस लिखा था, ठीक है, मासिर लिखा था। ताजुल हसन निजामी ताजुल मारिस मासिर लिखा था, ठीक है। इब्न बतूता रहीला लिखा था, ठीक है। जौनपुर, इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में अपने भाई जूना खां की याद में करवाई थी, ठीक है। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मलिक सरवर एक किन्नर ने की थी। उसने मलिक उस सर की उपाधि धारण की थी, ठीक है, मलिक उस सर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गुजरात, अहमद साम्राज्य के अहमदाबाद साम्राज्य के अहमदाबाद शाह ने अहमदाबाद प्रथम को स्वतंत्र अहमदाबाद, सॉरी भाई साहब माफ कीजिएगा, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से था। अहमद शाह प्रथम को स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था। कभी कभी ऐसा होता है लगातार अगर कंटिन्यू आप बोलते ना तो कोई छोटे से वर्ड को बोल नहीं पाते, तो इसके लिए आप मतलब जज नहीं कीजिएगा कि मतलब कि व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। 1411 में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद नामक शहर की स्थापना की। अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा ना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा है ना। सोचो आज सर का बुक उठा के देखना, छोटे छोटे सर ने लिखा है और 512 पेज का दिया है भाई, मतलब कुछ भी नहीं बचने वाला आपका, ये भरोसा रखिए आप, ठीक है। विदेशी यात्री बारबोसा ने मोहम्मद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा, ठीक है। मोहम्मद बेगड़ा गुजरात का महत्वपूर्ण शासक था, उसने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की थी, ठीक है। यहां से पढ़ेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य, ठीक है।